अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कनाडा में जाने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए होते हैं, यानी आपके पास कितने पैसे हों तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये पैसे खाली अप्लाई करने के लिए ही नहीं चाहिए होते, मतलब ये कोई सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है जो आपको पूरी करनी होती है, बल्कि आपको एक्चुअली ये सेटलमेंट फंड्स अपने साथ लेकर जाने होते हैं। और वो कैसे लेकर जाने होते हैं उसके ऊपर भी बात करूँगा। मैं समझता हूँ कि ये वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि सबसे पहली बात आती है पैसे की। मैं समझता हूँ कि शायद ये सबसे बड़ी हर्डल है किसी भी उस इंसान के रास्ते में कि जो कनाडा जाना चाहता हो। पहली तो बात है उसके पास पैसे इतने हैं कि वो जा पाए या नहीं। तो चलिए आज की वीडियो डिटेल से इसी के बारे में बनाऊंगा। थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब है, मैं रेस्ट कर रहा था, लेकिन मैं सोचा कि आपको इस बारे में बताता चलूं क्योंकि इसके बारे में काफ़ी लोग मेरे से इंक्वायर कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ इंजीनियर बिलाल ज़फ़र और मैं बमा अपनी फ़ैमिली पाकिस्तान से कनाडा मूव कर रहा हूँ। हमारे मूव होने में कुछ 2-3 महीने अभी बाकी हैं इंशाल्लाह, और फिर हम कनाडा जाएंगे। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि कनाडा जाने के लिए आपको कितने पैसे दरकार हैं। देखें, सबसे पहली तो बात है जो मैंने आपसे पहले भी एक वीडियो में शेयर की थी कि मिनिमम आपको इतना तो करना ही पड़ेगा कि सबसे पहले आपने आईएलटीएस देना है, ठीक है। बिकॉज आइल्स आप चांस पर नहीं रख सकते, ऐसा आप नहीं कर सकते कि पहले आप अप्लाई करेंगे और फिर आप करते करते आइल्स दे देंगे। सबसे पहले आपका प्रोसेस शुरू ही आइल्स से होगा। तो आइल्स की जो फीस आजकल चल रही है तकरीबन 42,000 पाकिस्तानी रुपए हैं, उतने का आप आइल्स जनरल देंगे। और फिर वो आपकी खुशकिस्मती है या आपकी काबिलियत है, अगर उसी पहले आइल्स में आप ऐसा बैंड ले लेते हैं, ऐसा स्कोर कर लेते हैं कि आप के पॉइंट्स बन जाएं कनाडा जाने के लिए। तो सबसे पहले तो आपके वो 42,000 रुपया चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी एजुकेशनल इक्विवेलेंस निकालनी है, क्योंकि आप जब कहते हैं कि आपने मास्टर्स किया हुआ है या आपने बैचलर्स किया हुआ है तो खाली वो कहना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि आपको एक्चुअली ये प्रूव करना होता है कि आपने जो डिग्री पाकिस्तान से हासिल की है वो कनाडा में रिकग्नाइज की जाती है। तो उसके लिए आप वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज से या जो भी अप्रूव्ड इदारा है उससे अपने एजुकेशन की इक्विवेलेंस निकलवाएंगे, और उसके अब मुझे चेक करना पड़ेगा कितने पैसे लगते हैं, लेकिन मेरे 2014 में लगे थे इस चीज़ के तकरीबन मेरे ख्याल में 15,000 या 20,000 इतने लगे थे। एक और वीडियो में खैर आपको मैं चेक करके एग्जैक्टली बता दूंगा। तो ये तो आपके मिनिमम लगेंगे। अब इसके बाद आपको ये भी शो करना है, मतलब जो बैंक स्टेटमेंट की बात करते हैं ना कि आपके बैंक में कितने पैसे हैं, क्योंकि कनाडा भी जब कनाडा जो कंसर्न ऑफिशियल्स हैं या आईआरसीसी जो डिपार्टमेंट है उनका, वो जब देखता है कि किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना अप्लाई करने वालों में से भी, तो वो ये चीज़ देखते हैं कि अगली पार्टी साउंड है कि नहीं। क्योंकि जाहिर है कि कनाडा जब आप लैंड करते हैं ना, शुरू में पानी की तरह आपका पैसा निकलता है। वो तो खैर अपने मुल्क में भी यही है, आप एक जब नया सिस्टम इस्टेब्लिश करते हैं तो आपका बहुत पैसा निकलता है। मैं इस वजह से कह सकता हूँ, मैं दुबई से पाकिस्तान जब मूव हुआ था शादी करके, तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने स्क्रैच से की थी। इवन जो मैं अपने पेरेंट्स के घर से नए घर में शिफ्ट हुआ था अपने घर में, तो इवन एक एसी उतरवा कर लगाने में मेरे कोई 20,000 रुपये लग गए थे, क्योंकि इनएक्सपीरियंस्ड टेक्नीशियंस ने मेरे एसी की शिफ्टिंग के दौरान गैस निकाल दी थी, फिर उसकी गैस फिल की और गैस फिल करने के 5-6 हज़ार चार्ज किए थे, और ऐसी फिल की कि वो दोबारा पंक्चर हो गई कहीं से, और फिर दोबारा गैस फिल की। तो और हर दफ़ा वो रिपेयर करने आ जाए, हर दफ़ा उसका इनर आउटर लगाएं, तो मेरे 20,000 रुपया खाली एसी ट्रांसफ़र करने में लग गए थे। उसके अलावा फिर जब नए घर में शिफ्ट हुआ तो हर चीज़ ली, फ्रिज, फ्रीज़र, टीवी, इन्वर्टर, एसी, बेड्स, डाइनिंग टेबल, मतलब आप समझ ही सकते हैं हर चीज़ लानी, फिर उसको फिक्स करवाना, फिर सारे बिजली के काम। तो जब आप नए नए कनाडा भी इसी तरह से मूव होते हैं तो शुरू में आपका बहुत ज़्यादा पैसा निकलता है। बाद में तो खैर एक सिस्टम में ज़िंदगी आ जाती है, रवानी में चीज़ें चलती हैं, तो रिलेटिवली कम निकलता है। तो चलिए बात करते हैं कि पैसे चाहिए कितने। अब जैसे हमारी फैमिली है, इफ़ यू गो टू कनाडा विद अ फैमिली ऑफ 4, मतलब 4 बंदे आपके जा रहे हैं, 2 अडल्ट 2 बच्चे, तो कनाडा की गवर्नमेंट ये कहती है कि आपको कम अज़ कम, ये कोई ज़्यादा की हद नहीं है, कम अज़ कम की बात मैं कर रहा हूँ, आपको 23,744 है मेरे ख्याल में, लगभग इतना ही
कैनेडियन डॉलर्स चाहिए होंगे। अच्छा, तो वो जो 23,744 कैनेडियन डॉलर्स हैं वो आप पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो लगभग 40 लाख रुपया बनता है। ठीक है, 40 लाख रुपया आपको शो करना पड़ेगा एज प्रूफ ऑफ फंड्स जब आप अप्लाई करेंगे। मतलब वो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे आपके बैंक में हो, आपके ऐसे असेट्स होने चाहिए जो आप कभी भी लिक्विफाई कर सकते हो। जैसे उसमें अगर आपके पास गोल्ड है तो गोल्ड भी कभी भी बेचा जा सकता है, लेकिन जो प्रॉपर्टी है आपके पास वो आप इजीली लिक्विफाई नहीं कर सकते। लिक्विफाई का मतलब है कि उनको उसको जब चाहो बेच कर आप पैसे नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें ज़ाहिर है कि वक्त लगता है। तो आपको ऐसे असेट्स शो करने होते हैं जो आप कभी भी लिक्विफाई कर सको या आपके पास हार्ड कैश पड़ा हुआ हो, और वो सम अप करना चाहिए। अगर 4 बंदे की फैमिली है तो तकरीबन 40 लाख रुपया। और वो मैंने भी शो किया था जब मैंने अप्लाई किया था उस वक्त, तो ये चीज़ कम होती थी, इतने ज़्यादा मुझे शो करने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने बैंक बैलेंस शो कर दिया, मैंने हमेशा बैंक बैलेंस ही उनको शो किया है जब भी अप्लाई किया मैंने। और ये भी क्वेश्चन होता है कि बैंक में आपके हमेशा से पड़े हुए होने चाहिए वो पैसे, या ये आता है जहन में कि अगर जैसे फ़र्ज़ करें हम किसी से मांग के अपने बैंक में डलवा लेते हैं तो उनको अगलों को शक हो जाएगा कि इसने किसी से मांग के डलवाए हैं। तो बहरहाल मैंने भी ऐसा किया था, क्योंकि ओबियसली सारा पैसा इंसान अपने बैंक में नहीं रखता। इतनी बड़ी रकम ख़ास तौर पे पाकिस्तान के हिसाब से तो रिलेटिवली बड़ी ही है कि बंदा अभी आज की बात करें तो 40-40 लाख रुपया बंदा बैंक में रख के बैठा हुआ हो, और वो भी एक एक साल से एटलीस्ट। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। मेरे भी बैंक में कभी इस तरह से मैंने नहीं रखे, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि मैंने भी ट्रांसफ़र करवाए थे। और जैसे कि बैंक स्टेटमेंट देने से हफ्ता पहले ट्रांसफ़र करवा लिए, महीना पहले, आधा महीना पहले ट्रांसफ़र करवा लिए, इस तरह से हुआ है। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई मसला फेस नहीं करना पड़ा। तो कहने का मकसद ये कि अगर आपके ज़हन में ये क्वेश्चन है कि आपके बैंक में नहीं है, फ़ौरन से आप डलवाओगे तो कोई मसला तो नहीं बन जाएगा, तो कम से कम मेरे साथ माशाल्लाह नहीं बना था ये। तो अब वो जो एक तो शुरू में आपको अपना बैंक बैलेंस शो करना होता है, और सेकेंडली आपको फिर बाद में भी ये बैंक बैलेंस शो करना होता है। बैंक बैलेंस नहीं, आपको बस ये शो करना होता है उनको कि आपके पास हैं पैसे, चाहे आपके बैंक में है चाहे किसी और किस्म के एसेट्स में पड़े हुए हैं जो आप कभी भी लिक्विफाई कर सकते हो, जैसे बॉन्ड्स हैं या किसी भी किस्म के आपके पास असेट्स हैं दैट कैन इजीली बी लिक्विफाइड। तो ये हमें कब शो करने पड़ेंगे? ये हमें अब, एक तो पहले शो करने पड़े थे मतलब एप्लीकेशन के दौरान, और अब एक दफ़ा शो करने पड़ेंगे जब हम कनाडा में लैंड होंगे, तो वहाँ पर असल में हमें पीआर मिलेगी। अभी आप मेरे से पूछें तो मेरा स्टेटस पीआर का नहीं है, मुझे कन्फर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंस ज़रूर मिल चुका है डॉक्यूमेंट कनाडा की गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन मैं पीआर तब तक नहीं बन सकता जब तक मैं कनाडा में लैंड नहीं हो जाता। तो किसी भी पोर्ट ऑफ एंट्री से मैं लैंड होता हूँ तो वहीं पर मुझे पीआर मेरी प्रोसेस हो जाएगी, और फिर वो तकरीबन 1.5 से 2 महीने के बाद मुझे कनाडा के एड्रेस पर रिसीव होगा मेरा परमानेंट रेजिडेंट कार्ड। तो कनाडा में लैंड किए बगैर आपको परमानेंट रेजिडेंस नहीं मिल सकती। हाँ, मतलब कि आप ऐसे समझ लें कि खुदा न खास्ता किसी वजह से फ़र्ज़ करें ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, कोई दोबारा से वबा फूट जाती है कि ट्रैवलिंग नहीं की जा सकती, और जो हमें डेडलाइन दी गई है कनाडा आने के लिए तब तक अगर हम नहीं आते कनाडा, तो फिर हमारे सारा प्रोसेस, सारे पैसे ज़ाया चले जाएंगे, क्योंकि हम गिवन डेडलाइन में कनाडा नहीं पहुंच सके। अब रिगार्डलेस ऑफ वट एवर द रीज़न हैज़ बीन, कि कोई वबा की वजह से नहीं आ सके या ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हो। सो जैसे ही आपको सी ओ पी आर मिले तो आप कोशिश करें कि पहली फुर्सत में आप पहुंच जाएं, जैसे भी आप पहुंच सकें, ताकि आपको एटलीस्ट पीआर मिल जाए। उसके बाद आप बेशक वापस आ जाएं, क्योंकि वो ये होता है कि 5 साल के अरसे में किसी 2 साल आपको रहना होता है अपना पीआर स्टेटस मेंटेन करने के लिए कनाडा में। और अगर आप सिटीजन बनना चाहते हो तो आपको कम से कम 3 साल वहाँ पर रहना होता है, फिर आप शहरियत पा सकते हो कनाडा की। तो कनाडा की शहरियत हासिल करनी क्यों चाहिए, या पीआर मैं क्यों बना, इसके बड़े फ़ायदे हैं। अगर आप चाहेंगे कि वो आपको मैं सम अप करूं ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले, अगर आप चाहते हैं जाना, तो नीचे कमेंट कीजिए कि बिलाल भाई बेनिफिट्स ऑफ गेटिंग पीआर ऑफ कनाडा पर एक वीडियो बना दे, तब मैं आपको बनाकर बताऊंगा और पाकिस्तान से कंपेयर करके बताऊंगा कि प्रैक्टिकली जब आप सोचते हैं ज़िंदगी के बारे में, आगे जाकर फैमिली प्लानिंग करते हो इस हिसाब से कि आगे क्या होगा आपके साथ, आपकी सेहत के हवाले से, फाइनेंशली सारे हालात देखकर, तो बड़ा फीजिबल, बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी लगता है फिर कनाडा।
तो वो मैं आपके साथ फिर किसी वीडियो में शेयर करूंगा, क्योंकि वो एक लंबा टॉपिक हो जाएगा। नहीं, अगर आप चाहते हैं नीचे कमेंट कीजिए करके मुझे बताइएगा ज़रूर। तो ये 40 लाख रुपया है लगभग 4 बंदों के लिए, जो हमें वहाँ पर शो करना है लैंड होते ही कि भाई हमारे पास ये हैं और हम इनको कभी भी कनाडा ला सकते हैं। 40 लाख इन द केस ऑफ 4 पीपल। अगर 2 बंदे हैं तो दिस इज़ ऑलमोस्ट आई गेस लगभग $16,000। वो डिपेंड करता है कितने बंदे आ रहे हैं। ठीक है, अकेला आ रहा है बंदा तो डेफिनेटली उसके और भी कम चाहिए होंगे। तो ये एक तरह से इस वजह से सेटलमेंट फंड्स चाहिए होते हैं आपको कि खुदा न खास्ता किसी वजह से आप वक्त पर वहाँ पर नई काम ढूंढ पाते, या नहीं आपको कोई भी सिलसिला बनता, तो कम से कम इतने पैसे हों कि आप कम से कम 6 महीने वहाँ पर खाली अपने इन सेटलमेंट फंड्स की बुनियाद पर गुजार सकें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मेरी अभी तक की रिसर्च रही है, जितने लोगों से मैंने बात की है, मुझे जहाँ तक लगता है कि माशाल्लाह जितना स्किल्ड मैं हूँ, या हिना भी है इवन, वो भी पढ़ी लिखी है, उसने भी माशाल्लाह बैचलर्स किया हुआ है। तो हमें इवन इनको भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, वहाँ पर हम खुद ही कमा लेंगे। बहरहाल वो तो आपके साथ शेयर होता रहेगा, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि हमारा कनाडा को सब्सक्राइब कर लें, ताकि एक एक चीज़ आप जान सकें हमारी ज़िंदगी के बारे में जब हम कनाडा में शिफ्ट हो जाएंगे। और ये मैं समझता हूँ बड़ा ही इंफॉर्मेटिव और एक तरह से एंटरटेनिंग भी रहेगा उन सब लोगों के लिए जो वाकई सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ये हम अपनी ज़िंदगी के साथ चांस ले रहे हैं। माशाल्लाह हमें पाकिस्तान में कोई मसला नहीं है, लेकिन अब फिर भी कनाडा जा रहे हैं। और वो क्यों जा रहे हैं, अगेन वही मैं बेनिफिट्स ऑफ गेटिंग पीआर ऑफ कनाडा वाली वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आप चाहते हैं वो वीडियो बनाऊं तो। बट स्टिल इट्स लाइक टेकिंग अ चांस। ये आसान नहीं है। खुदा न खास्ता अगर सक्सेस नहीं मिलती, फेलियर होता है, तो देर आर मैनी थिंग्स एट स्टेक जो हम यहाँ से उधर मूव करने के प्रोसेस में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो इस वजह से मैं समझता हूँ देखना बड़ा ज़रूरी है कि क्या होता है। इंशाल्लाह हम तो बड़े होपफुल हैं, अल्लाह ताला कुछ अच्छा ही करेगा, और अल्लाह ताला पर ट्रस्ट करके बस हम लोग ये कदम उठा रहे हैं। और इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद करते हैं, क्योंकि मुझे इमरान खान बड़ा पसंद है। इमरान खान ने भी ये बात कही हुई है कि अगर आप ये सोचेंगे ज़िंदगी में कि मैंने तो फेल ही होना है, तो फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकोगे। इंसान कदम उठाता है ये सोचते हुए कि मैं सक्सेसफुल हूँगा, और फिर आगे जो होता है वो तकदीर है, अल्लाह ताला को जैसे मंजूर होता है वैसे होती हैं चीज़ें। तो बहरहाल देखिएगा ज़रूर, क्योंकि मैं कोई भी डिटेल मिस आउट नहीं करूँगा जब मैं वहाँ पर मूव कर जाऊँगा, कि कैसे इमिग्रेशन हुई, कैसे क्या हुआ, कैसे हमने घर ढूंढा, कैसे मैंने जॉब ढूंढी, या कैसे मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, कैसे इवन कि यूट्यूब के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा पाकिस्तान से कनाडा शिफ्ट होने का। पाकिस्तान में क्या अर्निंग होती है, कनाडा में उसके कंपैरेटिव क्या अर्निंग होती है, और ये कि ऑडियंस कहाँ से आती है, कनेडियन ऑडियंस या कनेडियन जब इश्तिहार चलते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट, मतलब हर चीज़ में ईच एंड एवरी एस्पेक्ट अपनी ज़िंदगी का भी, यूट्यूब का भी, हर चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा। इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। उम्मीद करता हूँ आज आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि आपको प्रूफ ऑफ फंड्स कितने शो करने होते हैं, सेटलमेंट्स फंड्स कितने शो करने होते हैं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। दुआ कीजिएगा कि मुझे जो नज़ला हुआ है हल्का हल्का सा फ्लू, वो जल्दी से ठीक हो जाए। तो आपसे इंशाल्लाह डिटेल में अच्छे तरीके से नई वीडियो बनाऊंगा, इस तरह से इनफॉर्मली नहीं बनाऊंगा। बहरहाल इनफॉर्मली का भी एक अपना ही मज़ा है। मैनी ऑडियंस कैन रिलेट टू दिस स्टाइल, बिकॉज वो भी अपने घर में आराम से बैठे हुए होते हैं। अच्छा जी, चलो मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।